तो और लड़कों एंड लड़कियों, कैसे हो? आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है अडानी के बारे में। भाई, अडानी ऐसा अमीर कैसे बन गया इतना जल्द? तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं एकदम इंडिया के इंडिपेंडेंस से। देखो, इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ था अंग्रेजों से, तो उस वक्त इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन के रोड पे ले जाने के लिए टाटा बिरला काफ़ी थे। लेकिन अभी की हम बात करें 21st सेंचुरी की, तो अडानी और रिलायंस इसमें बहुत आगे। टाटा बिरला बहुत पीछे छूट चुके हैं और अडानी और रिलायंस आ गए। तो इन्हीं में से हम बात करने जा रहे हैं अडानी के बारे में, जिन्होंने रिलायंस कंपनी को पीछे छोड़ के अपनी 7 तरह की कंपनियों को बिठा के $153 बिलियन की नेटवर्थ बना ली अपनी, वो भी 30 सालों में। तो इनकी आइए बायोग्राफी देखते हैं। तो देखो, अडानी की कहानी कहाँ शुरू होती है। इनका पूरा नाम गौतम अडानी है। ये पैदा हुए थे जैन फैमिली में। इनका फादर का स्मॉल टेक्सटाइल का व्यापार था और इनका जन्म कुछ नहीं, हल्के से गरीब परिवार में हुआ था। तो इनका स्कूल लाइफ भी उतना अच्छा नहीं थे, पढ़ने में उतने तेज़ भी नहीं थे। मतलब जैसा कहा जाए मेरी तरह से, मैं भी उतना तेज़ नहीं हूँ, एकदम आइंस्टाइन तो ये थे नहीं। तो चलिए इनके स्कूल देखते कि ये कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे अपने बचपन में। बचपन में ये सेठ चाइमनाल नागिनदास विद्यालय में पढ़ा करते थे गुजरात में, अहमदाबाद। और कॉलेज था गुजरात यूनिवर्सिटी, जिसमें से इन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल करी थी। जब ये थोड़े बड़े हुए तो मुंबई चले गए और मुंबई जाके इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन इतने पैसे नहीं थे इनके पापा के पास कि अपना खुद का अलग अपने भाई से हट के बिजनेस स्टार्ट करें। तो 1978 में इन्हें वर्क करना था कि ये महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टे का काम करते थे, जो कि बहुत ही इनको काम करना पड़ता था, बहुत मेहनत वाला काम था। और इन्होंने ऐसा काम 3 साल तक किया। फिर इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने इन्हें 1981 में बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक कंपनी खरीदी, पूरी प्लास्टिक की कंपनी खरीद ली और उसमें काम करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए गौतम अडानी को मुंबई से फिर गुजरात बुला लिया, यानी कि अहमदाबाद। और यहाँ से शुरू होता है इनके गेटवे ऑफ ग्लोबल ट्रेड का जर्नी। लेकिन प्लास्टिक के मटेरियल्स बनाने के लिए इन्हें 20 टन पीवीसी चाहिए होता था। लेकिन उस वक्त कोई कंपनी रेडी नहीं होती थी 20 टन पीवीसी इन्हें देने के लिए। तो भाई अब ये क्या करें? तो इन्होंने अब 1988 में प्लास्टिक ग्रेनुअल्स के लिए भाई पूरे एक्सपोर्टिंग सिस्टम अपनी स्टेब्लिश करी। और इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से इन्होंने पोर्ट्स खरीदे, कौन कौन से नहीं खरीदे, आगे सब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इन्हें 20 टन पीवीसी नहीं मिला, यहाँ से इनका जो ग्लोबल ट्रेड था एक्सपोर्टिंग या फिर इम्पोर्टिंग का, वो स्टार्ट हुआ। 1988 में गौतम अडानी ने प्लास्टिक ग्रेनुअल्स कांडला पोर्ट पे मंगाने शुरू कर दिए बाहर की कंट्री से। और इसमें बहुत चीज़ इंक्लूड होता था, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल एक्सेट्रा, जो इन्होंने इंपोर्ट करने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद ये अब यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। धीरे धीरे इन्होंने इंपोर्टिंग स्टार्ट करा और फिर एक्सपोर्टिंग में गए। और फिर केवल एग्रीकल्चर पर ना डिपेंड होके मेटल और टेक्सटाइल, जो कि बाहर की कंट्रीज़ में चाहिए था, बहुत नीड थी इसकी, ये वो एक्सपोर्ट करने लगे। फिर कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जो चिमन भाई पटेल थे 1993 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इन्हें मुंद्रा पोर्ट की अपॉर्चुनिटी दी अडानी ग्रुप्स को। और इस पोर्ट को और बिजनेसफुल बनाने के लिए एडिबल ऑयल रिफाइनिंग और माइनिंग की काम चालू कर दी। और 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने उसे रेलवे के साथ भी कनेक्ट कर दिया। और मुंद्रा पोर्ट की पूरी एनुअल हैंडलिंग 180 मिलियन टन्स ऑफ वेट है, जो कि इसे बिगेस्ट प्राइवेट ओन पोर्ट बनाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। मुंद्रा पोर्ट के अलावा भी अडानी ग्रुप्स के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि कृष्णा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट एंड एक्सेट्रा। और उसके साथ 13 टर्मिनल्स और पोर्ट्स एक्स्ट्रा भी हैं। मिला के इन्होंने इको सिस्टम बना दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि मुंद्रा पोर्ट के आसपास इन्होंने एडिबल ऑयल और जो माइनिंग का काम था उसी के पास सेट किया एक पावर बिजनेस बनाने के लिए। ऐसा इन्होंने ये 13 पोर्ट्स और टर्मिनल के साथ ऐसा ही किया कि एक पूरा इको सिस्टम बिजनेस के लिए क्रिएट हो जाए और हमारा कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट बने, मतलब कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट बने, यानी कि कम कॉस्ट प्राइस हो लेकिन गेन प्राइस ज़्यादा हो।
धीरे धीरे इन्होंने कोल की ट्रेडिंग में अपना पैर कदम आगे सब कुछ बढ़ाया, जिससे इन्होंने थर्मल पावर जनरेशन में आगे गए, बहुत आगे गए। अडानी ग्रुप केवल 3 सेक्टर्स ऑपरेट करती है जो कि एकदम मेन है, जैसे एनर्जी यूटिलाइजेशन, जैसे थर्मल पावर जनरेशन, ये सब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जैसे मैंने पोर्ट्स वगैरह बताए वो सब, एंड यूटिलिटी इंक्यूबेशन। ये सारी चीज़ें थी जो मेनली अडानी ग्रुप्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। सो इट कैन बी अंडरस्टूड दैट whichever sector Adani Groups enter into it all combine to form a loose ecosystem। यानी कि जिस भी सेक्टर में अडानी ग्रुप्स के जो भी सीईओ हैं, जैसे अडानी ही सीईओ है अभी उसके, कि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कम कॉस्ट प्राइस में ज़्यादा प्रॉफिट हो। और कुछ ही समय पहले ये लोग डाइवर्ज हो गए एडिबल ऑयल और फाइनेंशियल सर्विस और रियल एस्टेट के बिजनेस में, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब चलिए बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्क की। इनकी नेटवर्क कहती है अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट एंड अडानी इंटरप्राइजेस। जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फिर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए, और अडानी ग्रुप्स का पहले से ही बहुत अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है। तो जब 1993 में मुंद्रा पोर्ट के आसपास लैंड बाय करना था, जो कि मैंने पहले बता रखा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन इनका इतना साथ दिया कि जब उस वक्त चम्मन भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्होंने आसपास की जमीन 0.10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पे बेच डाली इन्हें, जो कि बहुत सस्ती पड़ी। अभी कहानी यहाँ रुकी नहीं और आगे गई। 1995 में केशु भाई पटेल जो बीजेपी के सीएम थे, वो उन्हें 1 रुपये मीटर पर स्क्वायर पे इन्होंने जमीन दी अडानी ग्रुप्स को। 1996 और 2007 के बीच में मिस्टर साकार सिंह वाघेला जो कि आरजेपी के सीएम थे या फिर आरजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने इन्हें 1.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के नाम पे इन्हें जमीन लिख दी। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने 15 रुपये स्क्वायर मीटर पे 5000 एकड़ की जमीन अडानी ग्रुप्स के नाम करी, जिन पे बहुत ज़्यादा ब्लेम लगने लगा अडानी ग्रुप्स पे कि पॉलिटिकल कंडीशंस के वजह से इतना ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बाद में बताया गया अडानी ग्रुप की तरफ से कि वो नॉन एग्रीकल्चरल ज़मीन थी, उस पर कुछ आप उगा नहीं सकते थे, वो ख़राब ज़मीन थी, इसलिए हमें इतनी सस्ती मिल गई। और ये भी देखा जाने लगा कि 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी के जो नेता लोग थे वो अडानी ग्रुप्स के प्राइवेट जेट्स में ट्रेवल करा करते थे, कि बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा था अडानी ग्रुप्स को। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि 1993 से अडानी ग्रुप्स पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो लैंड था नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसको अडानी ग्रुप्स की ज़रूरत थी अपनी कंपनी को बैठाने के लिए, अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए, इसलिए उन्होंने इतने कम दाम पर खरीदा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1993 से लेके अब तक अडानी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, क्योंकि पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ा था, फिर बीजेपी का, फिर आरजेपी का पकड़ा था उन्होंने। 2010 में कोल एक्सेस के लिए ऑस्ट्रेलिया में गैलीली बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप्स ने बहुत एफर्ट्स जारी कर रखे थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी वहाँ से ट्रांसपोर्ट में, जो कि ट्रांसपोर्ट रेलवे लाइन से होने वाला था। वो जा रहा था ग्रेट बैरियर रीफ से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, इसलिए वहाँ के लोग अपोज करते थे। तो अडानी ग्रुप्स ने उन अपोजिशन को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि अच्छा चलिए हम वो नहीं करते, लेकिन हम स्मॉल स्केल पे माइनिंग करेंगे, जिससे ना कोई बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुँचेगी ना आपको हानि पहुँचेगी। तो ये रही बिजनेस की बात अडानी ग्रुप्स की। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, इतना सारे हमने देख लिया कि बिजनेस क्या था अडानी ग्रुप का, तो ये एक भाई कुछ महीनों में कितने जल्दी अमीर अडानी कैसे हो चुके, इनको इतना बूम कहाँ से मिला। तो पीछे मैंने आपको बताया कि एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन करते थे, और एडिबल ऑयल का मेन प्रोडक्शन हब यूक्रेन में, जो कि अभी रसिया के चपेट में, मतलब रसिया से वहाँ फाइट हो रहा था, तो वहाँ से एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया, और यहाँ पे जो आप फॉर्चून वगैरह खाते हो ये अडानी ग्रुप्स का ही है। इस वजह से अडानी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। जब एडिबल ऑयल वहाँ से आ नहीं रहा था, तो अडानी ग्रुप्स ने इसका फ़ायदा उठा के अपने पूरे फॉर्चून को या फिर जितने भी एडिबल ऑयल अडानी बनाती थी पूरे एक्सपोर्ट करना चालू करा, जिससे इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि आज 4th richest पर्सन की लिस्ट में आ चुके।
जो कि पोस्ट पे अभी लाइक करते अडानी। तो बस एक यूक्रेन रशिया वॉर ने अडानी ग्रुप्स को इतना पहुंच दे दिया, इतना ज़्यादा नहीं रीच दे दिया यूक्रेन रशिया वॉर ने कि पोस्ट पे आ गए। अब ये इंडिया के नंबर 1 और एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, जो कि बहुत देर से गद्दी पे बैठे हुए थे एशिया के टॉप पे, सबसे रिचेस्ट में। आपको क्या लगता है अडानी कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये कमेंट्स में बताना। और कहाँ तक सही कहाँ तक गलत ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मेरा ओपिनियन आपको बाद में मिलेगा। तो अब चलते हैं भाई, फिर कोई और वीडियो आएगी अब।